हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 22 का पार्ट 3। चैप्टर 22 में जो आपने सीखा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो आपने सीखा कि कैसे चेक करें और कैसे डिफाइन करें अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग को, जो हम मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाले होते हो तो हमें इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करना है और कैसे चेक आउट करना है। तो MVP जो होता है तुम्हारा मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट, जो जब लॉन्च होता है तो ये आपकी सेमीफाइनल लॉन्चिंग होती है, यानी कि एटलीस्ट फाइनल प्रोडक्ट से पहले की जो लॉन्चिंग होती है उसको बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। और ये लॉन्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के माइंडसेट को पढ़ने के लिए, कस्टमर्स की नीड्स को जानने के लिए। ठीक है, कस्टमर्स की नीड्स का पता लग जाएगा, उसकी डिज़ायर का पता लग जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स का आपको पता लग जाएगा, उसकी वो क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहता है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाई है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसमें आपने जो सीखा वो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने सीखा था ड्यू टू MVP फीडबैक, यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हो तो स्टार्टिंग में जब आप उसको सेल कर रहे होते हो तो जो फीडबैक उस दौरान आती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो फीडबैक आती है उसको, उसमें किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। ये ऑलरेडी 4 पॉइंट्स डिस्कशन हुए थे। उसके बाद इन 4 पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद, नोटिस करने के बाद, जांचने परखने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट क्या क्या करने थे, तो उस पर हमने ऑलरेडी 6 पॉइंट आपको बताए जो इम्प्रूवमेंट्स करने थे। उसके बाद आपको फॉलोइंग स्टेप कौन कौन से लेने थे, जो कि आपको पार्ट 2 में कंप्लीटली बताया गया कि आपको फॉलोइंग स्टेप क्या क्या लेने हैं, है ना, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप फॉलोइंग स्टेप्स जिन तरीकों से या जिन पॉइंट्स के आधार पे आप इम्प्रूवमेंट्स करोगे तो उसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फाइनली पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में जो आप सीखने और समझने वाले हो वो समझने वाले हो एक्शन पॉइंट, यानी कि एक्ट पॉइंट फॉर ए बिजनेस और एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म सक्सेस के लिए, जो MVP लॉन्च होने के बाद जो फाइनली एक्शन प्रोसेस बनता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी वेबसाइट्स के लिए, वो क्या होते हैं, उसमें किस किस चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 है डिफाइन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ये डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो आप। डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा जो बच्चे कंपनीज में काम करते होंगे उनको पता होगा, जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम R&D भी बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम R&D भी बोलते हैं। वहाँ पे जो बच्चे, जिस बच्चे ने भी काम किया होगा या जो इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई डेवलपमेंट में जो है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आप, क्योंकि डेवलपमेंट ही वो प्रोसेस है जहाँ पे आप सारी रिसर्चेस करते हो, सारी टेस्टिंग करते हो, सारी फीडबैक को गैदरिंग करते हो, आप हर उस बारीक से बारीक चीज़ों को चेक करते हो, जिससे आपको पता लगता है कि भाई कस्टमर्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए। तो वो हमारे जो होते हैं ना, वो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसमें आप हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, चाहे वो उस प्रोडक्ट की लाइफ हो, चाहे वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हो, चाहे उसके पैरामीटर्स हो, चाहे उसकी डायमेंशंस हो, या उसकी कोई टेस्टिंग करनी हो, या उसका कंप्लाइंस चेक करना हो, A to Z बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्रोसेस में ही चेक आउट होती है और वहीं पे ही इम्प्रूव की जाती है।
जब आप किसी चीज़ को डेवलप करते हो ना, जब कोई नई चीज़ आप इनोवेट करते हो, कोई नई चीज़ बनाते हो, या कोई नया सॉल्यूशन, नया प्रोडक्ट, या कोई नई सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करने वाले होते हो, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। विदाउट डेवलपमेंट प्रोसेस के आप उस चीज़ को बना ही नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, और वो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से चेक करता है। वो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी नॉर्म हवाई चीज़ें डेवलप कर दी या हवा में कोई चीज़ बना दी, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर सिस्टमैटिक के तरीके से पूरे SOPs उनके पास होते हैं, हर एक चीज़ के पैरामीटर्स उनके पास होते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जाता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, जिसमें आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। सपोज मान लो आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली, और अब आपको कंप्लीटली फेथ है अपने प्रोडक्ट के ऊपर और खुद के प्रोडक्शन के ऊपर, या खुद की जो भी टीम है उनके ऊपर, कि अब मेरा प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में लॉन्च होगा, और फेल होने के चांसेस मेरी डेवलपमेंट प्रोसेस से कंप्लीट हो चुके हैं, कि इसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि डेवलपमेंट करने के बाद, किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद, मार्केट में जैसा हमारी अजप्शंस होती है, जैसी हमारी माइंड सेट होता है, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाते। बट अगर आपने डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से किया है, आपने अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से की है, तो डेफिनेटली 80% रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट में ये चांसेस होता है कि वो डेवलपमेंट के बाद फाइनली अच्छे से अगर किसी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, उसको उसमें सारी चीज़ें डाली जाए, चाहे वो क्वांटिफाई वैल्यू हो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हो, चाहे उसमें जो भी आपको बिजनेस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से नोटिस की जाती है, और उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूशन में लाया जाता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो चुका होता है ना। लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं, आपके जो यूज़र्स हैं, जो आपके फाइनल यूजर्स है, वो उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को, है ना, या उस सॉल्यूशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। और जो MVP होता है, उसकी फीडबैक आती है जब कस्टमर यूज़ करता है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस कंपनीज का या किसी बंदे का इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, वो उसका अपना प्रोसेस होता है, उसमें उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन किसी भी एग्जीक्यूशन, जब आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, तो उसकी जो प्लानिंग होती है ना, उसकी प्लानिंग होती है कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट प्रोसेस चेंज होता है। और वो सारी चीज़ें, वो सारे इनोवेशंस, वो सारे जो इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशंस होते हैं, ECNs होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर चेंज किए जाते हैं, और फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है डिफाइन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अपना एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको डिफाइन करना है। और डेवलपमेंट प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि भाई डेवलपमेंट अलग चल रही है, एग्जीक्यूशन का वो प्लानिंग अलग चल रही है। डेवलपमेंट के साथ साथ एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कॉमन होनी चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट जो है ना साथ के साथ मिलते रहे, ताकि आपकी ज़्यादा टाइम या आपका ज़्यादा कॉस्ट ना वेस्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यू शुड डिसाइड विच डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस यू विल प्रोवाइड। आप कौन सा डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड करोगे, ये आपको चूज करना है। और यू शुड डिसाइड वेदर यू शुड कीप इट हैवी, लाइट, इनसाइड, आउटसाइड। मतलब आप कहाँ करना चाहते हो, कहीं घर से ही शुरू करना चाहते हो या घर के बाहर से शुरू करना चाहते हो अपने बिजनेस को, है ना। आपको बहुत हैवी बिजनेस करना है स्टार्टिंग में, या हल्के छोटे मोटे से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपके इंटरनल डिसीजन होते हैं। और वो तभी आप ले पाते हो जब MVP आपने लॉन्च कर दिया हो मार्केट में। ठीक है। ये चीज़ें होती है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक जैसे मान लो सपोज भाई आपको अगर डेमो टाइप करना है, या आपको डमी टाइप करना है, या आपको सिर्फ और सिर्फ फीडबैक ही लेनी है, तो आप किसी अल्टरनेट सोर्स या किसी ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लेके मार्केट में ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो ऑलरेडी चल रहा है, उस पर भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बारे में बताया कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, और इससे ही पता लगता है कि आपका प्रोडक्ट में कितना दम है और आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है।
दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। ये चीज़ें आपने यहाँ पे सेट कर दी। अब उसके बाद चलते हैं इम्प्रूव मार्केटिंग एफर्ट्स। आपको क्या करना है कि कस्टमर की जो फीडबैक है उसमें बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक भी हो सकती है, बहुत सारी पॉजिटिव भी हो सकती है और बहुत सारी एवरेज भी हो सकती है कि भाई वो ना ज़्यादा अच्छा लगा और ना ही ज़्यादा बेकार लगा, ये हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो नेगेटिव फीडबैक्स थी, जो कस्टमर चाहता ही नहीं कि यार मुझको ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, और ये इस चीज़ की तो मुझको कोई ज़रूरत ही नहीं है, या कुछ ऐसा उसने बता दिया हो कि भाई इसके बिना तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है और ये ही हमें चाहिए। तो वो जो फीडबैक आती है ना, उनको आप कहाँ इम्प्रूव करोगे, मार्केटिंग में, कि जी पहले हमारा प्रोडक्ट इस तरह का था, अब हमारा प्रोडक्ट इस तरह का है, कस्टमर्स ने प्रॉब्लम्स हमें बताई, हमने उनको सोल्व करके ये नया प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो आपको अपनी मार्केटिंग के जो एफर्ट्स है ना वो भी इम्प्रूव करने हैं, कस्टमर की सुनते जाना। कस्टमर्स की क्या है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की सुनना, अपने यूजर्स की सुनना, वो क्या बोल रहा है और उसको इम्प्रूव करते जाना है, कंटिन्यू इम्प्रूव करते जाना है, रेगुलरली इम्प्रूव करते जाना है। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने कोई फाइनली प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो 6 महीने से ही चला और 6 महीने बाद हो सकता है उसमें कोई नई प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि मार्केट में कब क्या प्रॉब्लम्स आ जाए ये आपको नहीं पता होगा। आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा इम्प्रूवमेंट्स पे होना चाहिए, कि जो भी आपने प्रोडक्ट, जो भी आपने सर्विसेज, जो भी आपने चीज़ें लॉन्च की है मार्केट में और जो भी आप लोगों को दे रहे हो, उसमें अगर कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसमें रेगुलरली इम्प्रूवमेंट्स चलते रहने चाहिए। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव करते रहना, ताकि आपको किसी भी तरह का लॉसेस ना हो और आपका प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय तक या रेगुलरली आपकी लाइफ, फिर उसके बाद आपके बच्चों की लाइफ, फिर उसके बाद उनके बच्चों की लाइफ में वो बिजनेस अच्छी वैल्यू क्रिएट करता रहे। आपने देखा होगा कि बहुत कंपनीज ऐसी है जो बहुत पुरानी है और आज भी एज इट इज़ चल रही है, जैसे वो उनके दादा बाबाओं के ज़माने में थी, और आज भी इम्प्रूवमेंट्स कर करके वो अपनी कंपनीज को पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्रिटिकल पॉइंट पे। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है हमारा अडेप्ट एंड इंटरेट योर ऐप अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने कोई नया एप्लीकेशन बनवाया, आपने कोई नई वेबसाइट बनवाई, या आपने कुछ भी नया इनोवेट किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। जैसे यू कैन ऑप्टिमाइज वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम। आपको क्या करना है, आपको ये नोटिस करना है, ये जांचना है, परखना है कि जो आपका जो कस्टमर्स है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यूजर्स है, वो आपके प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर रहा है। एटलीस्ट जैसे आपने देखा होगा ईयरबड्स होते हैं कि भाई वो बंदा लगा रहता है, अब वो कितने टाइम के लिए लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। उसमें एक रिलायबिलिटी टेस्ट होता है कि सपोज मेरा प्रोडक्ट 1 साल से पहले ख़राब नहीं होगा, तो वो कितनी बार मूविंग कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। सपोज मान लो आपकी कोई एप्लीकेशन है जिस पे आप पढ़ाते हो, या आपने कोई सर्विस दी हुई है, वो सर्विस को यूज़ करने बार बार एप्लीकेशन पे आते हैं, तो वो कितने टाइम आ रहे हैं, कितना टाइम आपके उस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई आपके प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर रहा है ना। तो ये चीज़ें भी आपको नोटिस करने हैं। आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बंदा आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके सॉल्यूशंस को रेगुलरली यूज़ करे। रेगुलर ऐसा नहीं है कि भाई वो उसने एक बार लिया फिर उसके बाद वो ना आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ना आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ना आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, और ना ही आपकी दुकान पे आ रहा है, ना ही आपका प्रोडक्ट के बारे में कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपने जो भी चीज़ बनाई है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस बनाई, कोई सॉल्यूशंस बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई वेबसाइट बनाई, आपने जो भी बनाया उस पर बंदों का रेगुलर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रेगुलर अगर बंदे आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई चीज़ लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, तो उसमें आप एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा बिजनेस कर सकता है जो अपना एडिक्टेड बना दे अपने कस्टमर्स को।
अपने कस्टमर को अपना एडिक्टेड बना दे। एक एडिक्शन होता है ना, एक बीमारी टाइप की एडिक्शन हो जाती है। जैसे मान लो ड्रिंक्स करने वालों को ड्रिंक्स की एडिक्शन होती है, कोई बंदा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है उसकी एडिक्शन होती है, किसी बंदे को ऐसा रहता है कि वो बिना फेसबुक के रह ही नहीं सकता, वो फेसबुक पे 6-7 घंटे स्पेंड करना ही करना है, वो उसकी एडिक्शन है कि भाई वो उसको लत लग चुकी है इस चीज़ की। एडिक्शन बोलते हैं किसी चीज़ की लत लगना, है ना। जैसे मान लो कुछ बंदे होते हैं कि भाई वो महीने में 10 बार पिज़्ज़ा नहीं खाए तो पिज़्ज़ा उनको लगेगा कि यार मेरा महीना ही ख़राब चला गया। तो आप जो प्रोडक्ट जो सर्विस डिज़ाइन कर रहे हो वो उस तरीके से डिज़ाइन करना ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाए और वो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के बिना रहना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे आजकल इंटरनेट के बिना रहना इम्पॉसिबल है। बहुत जो लोग एंड्रॉयड चलाते हैं और एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर मान लो इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो कैसा महसूस करते हो? बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि एटलीस्ट आजकल सब कुछ इंटरनेट से हो गया है ना। पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, जब हम 1 GB 1.5 GB लेते थे तो पहले इंटरनेट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वही वो ज़्यादा पैसे में आता था और हम कम कंज्यूम करते थे। लेकिन जब से ये फ्री हुआ है ना, तब से तो आप एक दिन भी शायद विदाउट रिचार्ज के नहीं चल सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने किसी प्रोडक्ट में किसी सर्विस में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है, कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है, कुछ ऐसी धांसू चीज़ डालनी है जिससे बंदा आपके प्लेटफॉर्म का, आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का, आपके सॉल्यूशंस का एडिक्टेड हो जाए। यानी कि वो बार बार आपके बिना ना रह पाए और बार बार आपके पास आए। कुछ भी करो, कुछ भी गुणागणित लगाओ, कौन से मैट्रिक्स लगाओगे, क्या फॉर्मूले लगाओगे, वो आपको पता है, क्योंकि एटलीस्ट बिजनेस आपका है। तो ये आपको ही ध्यान रखना है कि मैं अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, अपने सॉल्यूशंस में, या अपने एप्लीकेशन के अंदर, या अपनी वीडियोस के अंदर, या अपने जैसे गाना गाते हैं उस गाने के अंदर क्या ऐसा डालूं कि लोग बागों के दिमाग से जो है ना उस चीज़ का खुमार उतरे ही ना, वो बार 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 आपके पास आए। तो आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी वेबसाइट को, या अपने बिजनेस को, कि भाई आपके प्रोडक्ट के बिना ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था बहुत क्रिटिकल पॉइंट था तीसरा जो मैंने आपको बताया, कि आपको ये देखना है कि आपका जो यूज़र्स है, आपका जो कस्टमर्स है, वो आपके प्रोडक्ट का एडिक्टेड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उसका काम चल रहा है, आपके बिना चल रहा है, क्योंकि आपसे अच्छी सर्विसेज उसको मिल रही है, हो सकता है आपसे अच्छे सॉल्यूशंस उसको मिल रहे हो, या हो सकता है आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं है जो उसे दूसरे के प्रोडक्ट से मिलती है। तो ये आपके ऊपर होता है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट्स पे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। किसी भी बिजनेस को अगर आप चाहते हो कि भाई सफल है या नहीं है, तो उसके भी एक पैरामीटर्स होते हैं। एटलीस्ट 10% लोग, एटलीस्ट 10% लोग आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी दुकान पे, आपके एप्लीकेशन पे, या जो भी काम आपने स्टार्ट किया हो, 10% लोग जो कस्टमर्स है वो रेगुलरली आपके पास आने चाहिए। क्योंकि हो सकता है भाई आपने 100 लोगों को टारगेट किया और 100 में से 25-30 लोगों ने आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना समझा, और उसमें से 10 बंदों ने आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उनको अच्छा लगा। तो वो जो 10% का रेशियो है ना, उसको हमेशा बढ़ाते रहना, क्योंकि एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज मान लो आपका जो टैम है, जो भी आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, उसमें सपोज 5 लाख बंदे रहते हैं। ठीक है, अब 5 लाख बंदों को आप टारगेट कर रहे हो, आप डेली कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो, जिससे आप डेली 5 लाख बंदों को टारगेट कर रहे हो। अब उस 5 लाख के 5 लाख में तो सारे के सारे आपके पास आ नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके जैसा प्रोडक्ट, आपकी जैसी सर्विस, आपके जैसे सॉल्यूशन और लोगों ने भी दिए हुए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 लाख का 10% भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 5 लाख में से 10% लोगों को भी आप अपने पास लेके आ गए, आपने उनको रेगुलर कस्टमर्स बना लिया अपना, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे और आपके जो रिजल्ट होंगे ना बिजनेस को लेके, वो भी बेहतर होंगे। अब उनको 5, 10 से 15 करना, 20 करना, 30 करना, 40 करना, 50 करना,
वो डिपेंड करेगा फिर आपके आगे की रणनीतियों पे, आपके बिजनेस की आगे की जो स्ट्रेटजीज होगी उन पे, आप कस्टमर्स को क्या और बेहतर दे रहे हो उन चीज़ों पे। और ये MVP के बाद होता है, जब आप इसको बहुत अच्छे से एक अच्छे से उसको स्थापित कर पाते हो। अपने MVP को लॉन्च करने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने किसी एप्लीकेशन को या अपने किसी भी उस प्लेटफॉर्म को जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो, उसको जब आप MVP के बाद स्थापित करते हो और वहाँ से आपको रेगुलर रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है फिर बहुत अच्छे और बड़े स्टेप्स लेने की, जिससे आप रेगुलरली इम्प्रूवमेंट्स की साइड बढ़ते हो। ठीक है, तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्ट समझाया गया है, एक्शन। MVP लॉन्च करने के बाद, ड्यूरिंग जब आप उसको कस्टमर्स को दे रहे होते हो, उनके फीडबैक्स आते हैं, है ना, उस दौरान। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट्स पे ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या करने हैं। उसके बाद आपको फाइनली KPI जो मैंने बताए थे पार्ट 2 में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो ऑलरेडी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे उनका ध्यान रखना है। और उसके बाद फाइनली जो एक्शन आपको लेने हैं, जो मैंने पार्ट 3 में आपको कवर किया है, यानी कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को जब आप सक्सेस बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है भाई आप अपने किसी एप्लीकेशन को वो बनाना चाहते हो सकता है कोई बच्चा है कि वो अपने YouTube चैनल को सक्सेस करना चाहता है, हो सकता है कोई बच्चा अपने प्रोडक्ट को सफल बनाना चाहता है। तो उस दौरान उस बच्चे को जो MVP जब वो लॉन्च करता है, उसके बाद जो एक्शन लेने होते हैं सफल बनाने के लिए, वो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपने पार्ट 3 में समझे। ये चैप्टर 22 का पार्ट 3 है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि भाई आपको एक्शन कौन कौन से लेने हैं और कैसे लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर 23। चैप्टर 23 के पार्ट 1 में हम मिलेंगे और ऑलरेडी चैप्टर 22 हमने ख़त्म कर दिया, इसके पार्ट 3 हुए हैं। तो पार्ट 1 को बहुत अच्छे से देखना, 2 को बहुत अच्छे से देखना, और अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 23। तो थैंक यू सो मच।